गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम के प्रकार एवं राइबोसोम के कार्यों पर आपसे चर्चा की। सबसे पहले हमने आपको बताया कि राइबोसोम की खोज 1953 में सबसे पहले जॉर्ज प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्हें देखा। रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने भी 1953 में राइबोसोम को पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम देखा। क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया। इसके बाद हमने आपको बताया कि 1958 के अंदर रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल, राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। साथ में राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। आपको मैंने बताया कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, दूसरा 80S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये दो प्रकार के राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और ये 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। साथ में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हम कहें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इन कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम 80S प्रकार का राइबोसोम अंतःपृष्ठीय जो जालिका होती है उसकी सतह पर भी क्या है, पाए जाते हैं। इसके बाद हमने आपसे बात की थी राइबोसोम की संरचना के बारे में। आपको बताया कि राइबोसोम की संरचना जो होती है वो गुंबद के आकार की संरचना के रूप में होती है। इसकी संरचना दो उप इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। एक बड़ी उप इकाई होती है और दूसरी कौन सी इकाई होती है, छोटी उप इकाई होती है। एक बड़ी उप इकाई होती है, दूसरी कौन सी होती है, छोटी उप इकाई होती है। ये बड़ी उप इकाई गुंबद के आकार की होती है, छोटी उप इकाई कैसी होती है, टोपी के आकार के रूप में क्या है, पाई जाती है, टोपी के रूप में पाई जाती है। देखिए 70S प्रकार के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी क्या है, पाए जाते हैं। इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक को श्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। अवसादन गुणांक को श्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। श्वेडबर्ग यूनिट के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। इसलिए यहां से S हमने 70 के साथ भी लगाया हुआ है और 80 के साथ भी क्या है, लगा हुआ है। ये क्या है, S किसको दर्शा रहा है, अवसादन गुणांक। और हम आपसे बोल रहे हैं अवसादन गुणांक के आधार पर ही राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो ये अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। देखिए 70S का जो आणविक भार होता है मैंने आपको बताया कितना होता है, 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। और 80S राइबोसोम का आणविक भार जो होता है वो मैंने बताया 4.5 से लेकर के 5 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। ये इनका क्या होता है, आणविक भार होता है। क्या होता है, आणविक भार होता है। अगर आकार की या इनकी साइज की बात करें तो 70S का जो साइज होता है वो लगभग 18 नैनोमीटर का होता है।
कितने नैनोमीटर का होता है? 70s प्रकार के राइबोसोम की साइज या आकार 18 नैनोमीटर की होती है, जबकि 80s प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसका आकार, ठीक है, लगभग 20 नैनोमीटर का होता है, या साइज 20 नैनोमीटर की होती है। इसके बाद मैंने बताया 70s जो होता है वो 2 उप इकाइयों में बटा होता है, 80s भी 2 उप इकाइयों में बटा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों की बड़ी उप इकाई के बारे में बात करें। बड़ी उप इकाई, देखिए 70s की बड़ी उप इकाई जो होती है उसका मान है 50s और 80s का कितना है? 60s। देखिए 50s उप इकाई का आणविक भार के बारे में अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें, तो 70s प्रकार की जो राइबोसोम होती है, ठीक है, उसका आणविक भार 1.8 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन होता है। इसी तरीके से 60s प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसका आणविक भार कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन होता है। देखिए 50s प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसके अंदर, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें किस प्रकार का राइबोसोम यानी कि आरआरएनए पाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं 50s प्रकार के राइबोसोम में, ठीक है, आरआरएनए कौन से प्रकार का पाया जाता है? मैंने बताया 23s प्रकार का पाया जाता है। जबकि 80s के अंदर, 80s में जो 60s इकाई होती है इसमें 28s प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है। ये तो हो गई हमारी बड़ी उप इकाई। अब हम अगर बात करें तो छोटी उप इकाई जो होती है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इसका मान होता है 30s और इसका होता है 40s। देखिए 30s का आणविक भार कितना होता है? 0.6 इंटू 10⁻, कितना होता है? 6 डाल्टन होता है। और इसका आणविक भार कितना होता है? 40s का 1.5 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है। देखिए इस सबसे छोटी उप इकाई जो होती है 30s, इसमें कौन से प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया 18s प्रकार का आरआरएनए, सॉरी 16s प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है। इसमें कौन से पाया जाता है? 18s प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है। यह हमने आपसे बात की थी राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का एक कार्य बताया कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कासाभिका और पक्षाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया? देखिए पादप कोशिकाएं होती, ठीक है, पादपों में जैसे मैंने आपको बताया शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, कुछ फर्न्स होते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, ठीक है। उनके युग्मक जो होते हैं, ठीक है, उनके युग्मकों में एक या एक से अधिक कोमल तंतुमय संरचनाएं पाई जाती हैं। पादपों के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं आज पक्षांब और कसाबों के बारे में। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। एज यू नो सीलिया एंड फ्लैजिला इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल्स कंसिस्टिंग द cilia and flagella. Subject biology, क्लास 11th, लेसन नंबर हमारा ये चल रहा है 8th। अभी हम 3 चीजें इसमें पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एक तारक काय पढ़ेंगे, एक गुणसूत्र पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में पढ़ने के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया को बोलते हैं पक्षांब और फ्लैजिला FLAGELLA जिसको बोलते हैं कसाभिका।
देखिए कशाभिका किस में पाई जाती हैं, पक्षांब किस में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि इस तरीके का एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर आपने देखी है और जो किसके अंदर पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। और आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, ये किसकी है, पैरामीशियम की है। और पैरामीशियम के अंदर ये क्या पाया जाता है, ये कोमल तंतु में संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पक्षांब कहते हैं, ठीक है। कसाब जो होते हैं मैं आपको बता दें, जैसे आपका युगलिना होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, उसमें इस तरीके से ये क्या पाया जाता है, कसाब उनके अंदर क्या है, पाया जाता है, ठीक है। ये कसाब जो होता है वो कोशिका झिल्ली के नीचे स्थित आधारीय, ठीक है, कणिकाओं से क्या है, ये व्यवस्थित होते हैं, यहां से निकलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पादप कोशिका में शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, फंस होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म की जो कोशिकाएं होते हैं उनके युग्मक होते हैं। उन युग्मकों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोमल तंतु में संरचना के रूप में, कोमल तंतु में संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, पक्षांब और कसाब जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसी के साथ जंतुओं के अंदर, कुछ जंतुओं के अंदर, खास तौर से एक कोष के जो जंतु होते हैं उनमें भी गति करने के लिए एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, कशाभिका या पक्षांबिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से ये एक कोष के जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। मैंने बताया कसाब और पक्षांब जो होता है वो कोशिका झिल्ली के नीचे, किसके नीचे, कोशिका झिल्ली के नीचे आधारीय कणिकाओं से क्या है, कशाभिका और पक्षांब क्या होते हैं, निकलते हैं। कसाब और पक्षांब की जो संरचना होती है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है। कशाभिका और पक्षांब की संरचना, ये पक्षांब होते हैं, ये कशाभिका होती है। इन कशाभिका और पक्षांबों की संरचना लगभग कैसी होती है, समान होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पक्षांब होते हैं, इनका आकार जो होता है वो 5 से लेकर के 20 माइक्रोन लंबे होते हैं। 5 से 20 माइक्रोन लंबे कौन होते हैं, पक्षांब होते हैं। और कशाभिकाएं जो होती है वो लगभग 100 से लेकर के 150 माइक्रोन लंबे होते हैं। 100 से लेकर के 150 माइक्रोन लंबे कौन होते हैं, कशाभिका होती है। कई बुकों में आपको 150 से 200 भी लिखा मिल सकता है, या 100 से 200 माइक्रोन भी लिखा मिल सकता है। तो 100 से लेकर के 200 माइक्रोन या 150 माइक्रोन लंबे कौन होते हैं, कशाभिकाएं होती हैं। अब हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं भाई कशाभिका और पक्षांबों के प्रकारों पर बात करते हैं। अब हम आपसे देखिए कशाभिकाओं के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लैजिला, देखिए बात करते हैं कशाभिका के प्रकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे पक्षांबिकाओं के प्रकार। टाइप ऑफ फ्लैजिला, टाइप ऑफ फ्लैजिला, कशाभिकाओं के प्रकार, ठीक है। कशाभिकाओं के प्रकार, कशाभिकाओं के प्रकार, देखिए कशाभिकाएं जो होती है वो मेजरली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कशाभिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं प्रतोद कशाभिका और दूसरे को कहा जाता है कुछ कशाभिका, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतोद, प्रतोदय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हिप लेस फ्लैजिला, प्रतोद कशाभिका। दूसरे को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जिसे कहा जाता है कुर्च कशाभिका, इंग्लिश में बोलते हैं टेंसेल फ्लैजिला, टेंसेल। सबसे पहले बात करते हैं प्रतोद कशाभिका के बारे में। देखिए प्रतोद कशाभिका को एक्रोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक नीमेटिक फ्लैजिला भी कहा जाता है। प्रतोद कशाभिका को एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहा जाता है। अब ये किस प्रकार की होती है, देखो मैं आपको इसकी संरचना बना करके दिखा रहा हूं। इस तरीके की संरचना होती है,
ये कौन सी कसाबिका होती है आपकी, मैंने आपको दिखा दे, इस प्रकार की जो कसाबिका होती है वो प्रतोद कसाबिका होती है। ठीक है, अर्थात ऐसी कसाबिका जो चिकनी होती है नंबर 1, यानी कि जो कसाबिका कैसी होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है। नंबर 1 बात तो है कि ऐसी कसाबिका जो चिकनी होती है। और आपको बता दो, हमारी आंख की जो पलकें होती हैं उन पलकों के बालों के समान इनकी क्या है, संरचना होती है। तो प्रतोद कसाबिका चिकनी होती है और पलक के बाल के समान होती है। पलक के जो बाल होते हैं, आईलिड के जो हेयर्स होते हैं, आईलैश जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो पलकों के बाल के समान इनकी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। तो प्रतोद कसाबिका किसे कहते हैं, प्रतोद कसाबिका को एक्रोनिमेटिक कसाबिका कहते हैं। और एक्रोनिमेटिक कसाबिका स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और दूसरी बात मैंने बताया कि इस प्रकार की कसाबिका जो होती है वो आंख की पलकें होती हैं उनके समान, आंख की पलकों के बालों के समान होती है। ठीक है, किसके समान होती है, आंख की पलक के बालों के समान इनकी संरचना पाई जाती है। ये तो गया प्रतोद कसाबिका। दूसरी बात करते हैं हम कुछ या टिनसेल कसाबिका। देखिए, टिनसेल प्रकार की जो कसाबिका होती है इसके ऊपर हल्के हल्के रोमिल इस तरीके से, ठीक है, इस प्रतोद कसाबिका जो होती है या हम कह सकते हैं कुर्च कसाबिका जो होती है, कुर्च कसाबिका के ऊपर ये क्या है, जो कसाबिका होती है उसके ऊपर ये रोम के समान संरचना क्या है, पाई जाती है। तो इनके ऊपर क्या पाई जाती है, रोमिल संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार की जो रोमिल संरचना पाई जाती है तो इस प्रकार की कसाब को कुर्च कसाब कहा जाता है। तो इस प्रकार की कसाबिका के ऊपर क्या पाई जाती है, हल्की रोमिल संरचना क्या है, पाई जाती है। लाइट, ठीक है, रोमी स्ट्रक्चर किसके ऊपर पाई जाती है, कुर्च कसाबिका के ऊपर पाई जाती है। देखिए, कुर्च कसाबिका को पेंटिनिमेटिक फ्लैजेला भी कहा जाता है। पेंटिनिमेटिक, पेंटिनिमेटिक, मैंने ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिख रहे हैं पेंटिनिमेटिक फ्लैजिला, पेंटिनिमेटिक फ्लैजिला, या इसे कुर्च कसाबिका भी कहते हैं। और कुर्च कसाबिका की परिभाषा, ऐसी कसाबिका जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हल्की रोमिल संरचना पाई जाती है, उसे कुर्च कसाबिका कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो कुर्च कसाबिका क्लियर हो गई होगी आपके। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा टाइप ऑफ सीलिया। ठीक है, टाइप ऑफ सीलिया। देखिए, बात करते हैं पक्षांगों के प्रकार, पक्षांगों के प्रकार, टाइप ऑफ सीलिया, CILIA, टाइप ऑफ सीलिया अर्थात पक्षांगों के प्रकार। पक्षांग भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है स्टीरियोसीलिया और दूसरा होता है काइनोसीलिया। पक्षांग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं देखो हिंदी में भी लिख रहा हूं, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया, इंग्लिश में लिख रहे हैं स्टीरियोसीलिया, और दूसरा है काइनोसीलिया, काइनोसीलिया, काइनोसीलिया। ये ऐसे लिख सकते हैं CHONOCILIA, दोनों स्पेलिंग सही है, मैं आपको बता देता हूं। तो पक्षांग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्टीरियोसीलिया और दूसरे कौन से होते हैं, काइनोसीलिया होते हैं। देखिए, स्टीरियोसीलिया कैसे होते हैं, ऐसे सीलिया होते हैं, देखो इस तरीके के होते हैं, ये इस प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया भी पक्षांग और कसाब दोनों के आकार की दृष्टि देखा जाए तो लगभग समान होते हैं,
ठीक है, बस अंतर इतना होता है कि भाई जो पक्षांग होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, कसाब जो होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो स्टीरियोसीलिया की अगर हम बात करें तो स्टीरियो जो सीलिया होते हैं इनके अंदर जो पक्षांग होते हैं वो गति नहीं करते हैं। पक्षांग क्या नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या काम करते हैं कि जो कोशिका द्रव होता है उसको एक विस्तृत स्वरूप प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव का विस्तृतीकरण का क्या होता है, एक प्रकार का ये स्वरूप होता है। जैसे हमारा आंतरिक कान होता है, इंटरनल ईयर, कान के तीन भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और अंत्य कान। तो अंत्य कान में एक संरचना होती है मैकुला, ठीक है, और मैकुला के अंदर मैं आपको बता दूं कि पक्षांबी गति होती है, ठीक, पक्षांबी गति नहीं होती है, ठीक है। क्यों, केवल ये क्या करता है कि कोशिका द्रव का विस्तृतीकरण का क्या होता है, एक स्वरूप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस्टी होती है, दूसरा एग्जांपल बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस्टी होती है, वो क्या करती है, उसके अंदर कोशिका द्रव का विस्तृतीकरण का क्या होता है, एक स्वरूप होता है, फॉर्म होता है, एस्पेक्ट होता है। तो आपको बता दो स्टीरियोसीलिया ऐसे पक्षांग जो गति नहीं करते हैं, चलन की क्रिया नहीं करते हैं, प्रसरण की क्रिया नहीं करते हैं, चालन की क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि कोशिका द्रव का विस्तृतीकरण का क्या होता है, स्वरूप होता है। कोशिका द्रव के विस्तृतीकरण का ही क्या होता है, एक स्वरूप होता है। दूसरा होता है काइनोसीलिया। देखिए ये काइनोसीलिया को अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इन्हें वास्तविक पक्षांग भी कह सकते हैं, ट्रूसिलोम भी कह सकते हैं, या ट्रूसीलिया भी इन्हें हम क्या है कह सकते हैं, ठीक है। काइनोसीलिया जो होते हैं मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार के पक्षांग होते हैं जो गति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, चलन में सहायक होते हैं, प्रचलन में सहायक होते हैं, चालन में सहायक होते हैं, या हम सीधे शब्दों में कहें तो गति करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो काइनोसीलिया जो होते हैं वो गति करने में क्या होता है, सहायक। ये स्वयं क्या होता है, गतिशील होते हैं। काइनोसीलिया जो होता है वो स्वयं क्या होता है, गतिशील होते हैं, स्वयं ही क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए इन्हें वास्तविक पक्षांग या इन्हें सत्य पक्षांग भी कहा जाता है। इन्हें वास्तविक पक्षांग भी कह सकते हैं या इन्हें सत्य पक्षांग भी इन्हें कहा जाता है। देखिए लास्ट में हम चलते हुए आपको एक पॉइंट समझाने जा रहे हैं, और वो है हमारा कसाब और पक्षांगों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, कसाभिका और पक्षांग में अंतर, ठीक है, कसाभिका और पक्षांगों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए पक्षांग और कसाभिका में क्या अंतर है, पक्षांगों में और कसाभिका में क्या अंतर है, आपको कुछ तो समझ अभी आया है। मैंने बताया कि पक्षांग आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पक्षांग आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और मैंने पक्षांगों को आकार ही बताया कि इनका आकार 5 से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। कसाभिका जो होता है वो आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और इनका आकार कितना लंबा होता है, लगभग 100 से लेकर के 200 माइक्रोन होता है। ये पहला अंतर होगा कि पक्षांग आकार में छोटे होते हैं, कसाभिकाएं आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, जो चलन की क्रिया में, गति करने की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए अगर बात करें तो पक्षांगों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो अधिक होती है। पक्षांगों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। अगर कई बुकों में बात करें तो 1300 से लेकर के 1500 से तक दे रखी है, कुछ बुकों में 1000 से लेकर के 1400 तक भी दे रखी है, ठीक है। तो पक्षांगों की संख्या जो होती है मैंने आपको बता दिया है कितनी होती है, अधिक होती है,
जबकि कसाबिकाओं की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो कसाबिकाओं की संख्या कैसी होती है? कम होती है। दूसरा अंतर समझ में आ गया कि पक्षांबिकाओं का आकार बड़ा पक्षांबिकाओं की संख्या अधिक होती है, कसाबिकाओं की संख्या कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, देखिए पक्षांग जो होते हैं वो कोशिका के चारों ओर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मैंने जैसे आपको ये बताया था, किसका एग्जांपल बताया था? ये बताया था मैंने पैरामीशियम का। और पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर या कोशिका के चारों ओर पक्षांग जो होते हैं वो कोशिका के कैसे पाए जाते हैं? चारों ओर क्या है? पाए जाते हैं। पक्षांग जो होते हैं वो कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, जबकि कसाबिकाएं जो होती है वो कोशिका के चारों ओर नहीं पाए जाते, बल्कि कैसे पाए जाते हैं? चारों ओर नहीं पाए जाते, बल्कि क्या है? एक ओर पाए जाते हैं, एक सिरे पर क्या है? स्थित होते हैं। तो कोशिका के एक सिरे पर क्या है? पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? कसाबिकाएं। तो कसाबिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के एक सिरे पर पाए जाते हैं, जबकि पक्षांग जो होते हैं वो कोशिका के कहां पर पाए जाते हैं? चारों ओर पाए जाते हैं। देखिए ये चौथा यानी कि दूसरा अंतर हो गया। तो हम बात कर रहे थे तीसरा। तो कोशिका के कहां पर पाए जाते हैं? चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षांग कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, जबकि कसाबिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के एक सिरे पर क्या है? पाए जाते हैं। एक सिरे पर पाए जाते हैं। अगर अगला अंतर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि इनकी क्या है? गति करते हैं। तो पक्षांग जो होते हैं वो गति कैसे करते हैं? जैसे घड़ी का जो लोलक होता है, लोलक आपने देखा होगा घड़ी के अंदर, इस तरीके से इधर से इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से घड़ी का पेंडुलम जो होता है ये क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। क्या करता रहता है? घड़ी का पेंडुलम मूवमेंट करता रहता है। लोलक को हम पेंडुलम बोलते हैं इंग्लिश में। लोलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। तो आपको बता दें पक्षांग जो होते हैं वो कैसे गति करते हैं? पक्षांग जो होते हैं वो घड़ी के लोलक के समान क्या करते हैं? गति करते हैं। या हम कह सकते हैं कि पक्षांगों की जो गति होती है वो घड़ी के पेंडुलम या लोलक के कैसी होती है? समान होती है। जबकि कसाबिकाएं होती हैं वो तरंगित रूप में क्या होती है? गति होती है। कैसे गति करते हैं? तरंगित रूप में गति होती है। तो इनकी जो गति होती है वो लोलक के समान होती है, पेंडुलम के समान होती है। ठीक है, जबकि इनके अंदर जो गति होती है वो तरंगित रूप में होती है। कैसे होती है? तरंगित रूप में होती है। देखिए अब अंतिम में आपसे इनका अंतर बता रहा हूं, पक्षांग और कसाबिका का। देखिए पक्षांग जो होते हैं वो समन्वित रूप से स्पंदन करते हैं। पक्षांग जो होते हैं वो समन्वित रूप से, ठीक है, स्पंदन करते हैं। ठीक है, या पक्षांग जो होते हैं वो समन्वित रूप से स्पंदन गति करते हैं, जबकि कसाबिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। तो कसाबिका कैसे गति करती हैं? स्वतंत्र रूप से गति करती हैं, जबकि पक्षांग जो होते हैं वो समन्वित रूप से क्या करते हैं? स्पंदन गति करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए पक्षांग और कसाबिका में अंतर। देखिए पक्षांग आकार में छोटे होते हैं, कसाबिका आकार में बड़े होते हैं। पक्षांगों की संख्या अधिक होती है, जबकि कसाबिकाओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। पक्षांग जो होते हैं वो कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, जबकि कसाबिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के एक सिरे पर पाए जाते हैं। पक्षांग जो होते हैं वो गति, पक्षांगों की जो गति होती है वो कैसी होती है? लोलक के समान होती है, घड़ी के लोलक के समान होती है, जबकि कसाबिकाओं की जो गति होती है वो तरंगित प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमने बताया कि पक्षांग जो होते हैं, ठीक है, इनकी कोशिकाओं में मैंने आपको बताया कि इनके अंदर क्या है? समन्वित रूप से क्या है? स्पंदन गति करते हैं। और ये कैसे गति करते हैं? स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं।
इसी के साथ पक्षांग और कसाबी का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कि भाई कसाब और पक्षांग की संरचना कैसी होती है। ठीक है, उसकी संरचना के 3 भाग होते हैं, उन तीनों भागों पर हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद कसाब और पक्षांगों के कार्यों पर आपसे चर्चा करेंगे और इसी के साथ ये पक्षांग और कसाब वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे तारक-काय वाले टॉपिक पर कल हम बात करेंगे। तो कल हम हम बात करेंगे तारक-काय पर, दूसरा हम बात करेंगे, आपको मैंने बता दिया है कि कसाबिक और पक्षांग की संरचना और कार्यों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।